दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप मेरी माँ नहीं, अपने बेटे की माँ हो तो फिर मैं सेवा क्यों करूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 2 दिनों के बाद मीसा की शादी की 16वीं वर्षगांठ आने वाली थी। उसके बच्चे उस दिन होने वाली पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ मीसा अपने कमरे में गुमसुम बैठकर ये सोच रही थी कि 16 वर्षों का सफर तो उसने दूसरों के बारे में सोचते हुए ही बिता दिया। कभी अपने हम सफर के साथ बैठकर सुकून के कुछ पल भी न बिता पाई। वह जो उम्र बेफिक्री और बेबाकी से खुशियों को महसूस करने की थी, उस नई उम्र में तो वह दोनों पति पत्नी परिवार वालों का मुंह ही देखते रह गए कि कहीं किसी का मुंह न फूल जाए। सब संतुष्ट रहे और आज जब वह उम्र के 40वें पायदान के आसपास खड़ी हैं तो आज वह उस दर्द को महसूस कर पा रही हैं जो उसने पीछे खो दिया था। अब परिस्थितियां चाहे जितनी भी अनुकूल क्यों ना हो जाए, बीता हुआ समय और वह उम्र तो वापस नहीं आ सकती। ना उसको वह दिन याद आया जब वह विदा होकर ससुराल आई थी तो मन में कितनी उमंगे, कितने अरमान, कितना उल्लास और कितनी खुशियां थी। तरुण को पति के रूप में पाकर बेहद संतुष्ट थी। मीसा आखिर एक समझदार और प्रेम और आदर देने वाला साथी हो तो और क्या चाहिए होता है। दूसरी तरफ उसकी सास अनीता जी बेहद तेज तरार और जिद्दी स्वभाव की महिला थी। परिवार के हर सदस्य पर अपनी मर्जी थोपना और सबको अपने हिसाब से नाच नचाना उनकी आदत में शुमार था। यहाँ तक कि वह अपने पति दीपेश जी को कुछ नहीं समझती थी। मीसा को तरुण का व्यवहार देखकर हमेशा यही लगता कि शायद ये हर जायज और नाजायज बात पर चुप ही रह जाते थे और उन्हीं को देखकर मीसा को भी सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था, क्योंकि वह अपने सीधे साधे पति को अपनी तरफ से दुख नहीं देना चाहती थी। बस अनीता जी अगर किसी से हारती थी तो वह अपनी लाडली बेटी अलका से, क्योंकि वह भी स्वभाव में अपनी माँ की तरह तेज थी। बस बाहर रहकर पढ़ाई और नौकरी करने के कारण उसको लोगों के बीच संतुलन बनाना आ गया था और यहाँ घर पर भी उसकी जगह तो तरुण से ऊपर ही थी। पर जिम्मेदारी के नाम पर वह सिर्फ सलाहकार का काम करती थी और वह भी सिर्फ फोन पर जाने क्या जादू था कि तरुण की सारी भाग दौड़ और मेहनत पर उसकी 2-4 बातों से पानी फिर जाता और अनीता जी तरुण का नाम तक न लेती और बिटिया का यश गान चारों तरफ गाया करती थी। जब अनीता जी मीसा के साथ दुर्व्यवहार करती तो उसे दुख तो होता था, पर वह ये सोचकर चुप रह जाती कि चलो मेरी तो सास का बहू को बेटी वाला स्नेह दे पाती है। पर जब वह तरुण के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार देखती तो उसकी आत्मा तक कसोट जाती कि कैसे कोई अपने बेटे के साथ सौतेला व्यवहार कर सकता है, वह भी जब एक ही बेटा हो। तरुण भी अपनी माँ की हरकतों से वाकिफ थे, पर बुद्धि से परिपक्व होने के कारण कई बार चीजों को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते थे और मीसा को भी यही कहते कि ध्यान मत दो, जाने दो। और पति की बात को मानते हुए मीसा अनीता जी के किए गए भावपूर्ण रवैये फिर चाहे वह छोटे से काम के लिए भी थक कर सोए हुए तरुण को बेफिक्री से जगह देना हो और वहीं पर बिटिया रानी रिमोट लिए बैठी हो पर उनको डिस्टर्ब न करना हो, या फिर मीसा को शादी में मुंह दिखाई में मिले उपहारों को अपने पास रख कर अलका को पसंद करा देना, ये कह कर देख लो बेटा ये सब कुछ मेरे व्यवहार से मिला है, तुम्हें जो पसंद हो तुम ले लेना। और रोज की ऐसी ही तमाम बातें
वो जाती थी जो मीसा को हमेशा एहसास दिलाती थी कि उसकी हैसियत घर में काम वाली से ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके साथ आए दिन ही अनीता जी के ताने सुनने को मिलते कि करना तो लड़के बहू को ही पड़ता है। बहू इसी दिन के लिए आती हैं कि सास ससुर की सेवा करे। जब कभी दीपेश जी मीसा के लिए कहते कि ये तो हमारी बेटियां हैं, तो अनीता जी तपाक से उनकी बात काट कर कहती, ऐसा है जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मीसा मन महसूस कर रह जाती। उसको पिता तुल्य ससुर जी के स्नेह से भी वंचित कर देती थी। अनीता जी तरुण सब कुछ समझते हुए भी बेटे का फर्ज निभाने को तैयार रहती थे। आज स्थिति ये हो गई थी कि अब मीसा का शीत फट रहा था। सबसे अब वह पहले की तरह शांत शीत की जगह चिड़चिड़ी हो गई थी। अब वह अपना शेष जीवन सुकून से बिताना चाहती थी। एक दिन अनीता जी फिर से बातों बातों में ज्ञान देते हुए बोली, भाई आजकल की बहुएं तो सास की सास बनकर रहती हैं, कोई सेवा भाव नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, जबकि सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी लड़के बहू की ही होती है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते वह कभी सुखी नहीं रहते। वैसे तो ये बातें मीसा पिछले 15 सालों से निरंतर शांत होकर सुन लेती थी, पर पिछले एक साल से उनको इन सब बातों से अनिशा सी हो गई थी और सालों के गुबार बार निकलना चाह रहा था। अचानक अनीता जी की बातों को बीच में ही रोक कर मीसा बोली, ऐसा है माँ जी, ये सब बेकार की बातें हैं कि बहू सेवा करने के लिए ही आती हैं। बहू आपके बेटे की पत्नी बनकर आती हैं, वह घर का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, जो कि उसको कभी माना नहीं जाता। अगर उसको स्नेह और अपनापन दिया जाए तो वह आपको आपकी अपनी औलाद से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देगी। पर अगर उसको सिर्फ बेवकूफी समझा जाएगा तो एक समय के बाद वह भी आप जैसी ही बन जाएगी। और माफ कीजिएगा माँ जी, आपको ये बात उसी तरह समझनी चाहिए जिस तरह आपने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आप भी समझ लीजिए कि जन्म आपने अपने बेटे और बेटी को दिया, रातें जग कर उनके लिए बीताई, कष्ट अपनी औलादों के लिए उठाया, तो फिर अपेक्षा दूसरे की औलाद से क्यों करती है? मेरे लिए कौन से कष्ट सहे आपने? मेरी तो बीमारी को भी बहाना ही समझा गया। मेरी वजह से किसी का जीवन प्रभावित नहीं हुआ, फिर सबकी वजह से मैं ही क्यों अपनी हिस्साओं को मारती गई? और जब काम हो तो फिर हर काम के लिए मैं ही क्यों आगे आऊं? और सीधी सी बात यह है कि जब आप तरुण के बारे में तक नहीं सोचती तो आप बहू की क्या बन पाएगी? आपके लिए तो बेटी ही सब कुछ है, तो आप आराम से उसी से सारी अपेक्षाएं रखिए और अपना सब कुछ उसी को दे दीजिए। यकीन मानिए मुझे अलका से कोई समस्या नहीं है, बस मुझे मेरे हिस्से का सुकून दे दीजिए जो मैं 16 सालों से ढूंढ रही हूँ। बोलते बोलते मीसा की आंखों से आंसू अनवरत बहते जा रहे थे और अनीता जी अपने कर्मों का सचित्र तटस्थ होकर सुन रही थी। पास खड़े तरुण और दीपेश जी की आंखों की कोरे भी भीग गई थी और आज तरुण को भी एहसास हो गया था कि उसकी वजह से मीसा ने अपनी उम्र का एक स्वर्णिम दौर खो दिया था और आज उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब आगे से वह मीसा की इच्छाओं को दमन दूसरों के लिए कभी नहीं करेगा। उसकी पत्नी हर उस खुशी की हकदार होगी जो आज तक उसने दूसरों के लिए खोई है।